नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है द न्यूज बट के स्पेशल शो जिसका नाम है टॉप फॉर हेल्थ शो में, जिसमें हम बात करते हैं हमारे हेल्थ से जुड़ी बातों के बारे में और आप लोगों को हर सप्ताह मिलवाते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो हमें देते हैं सही राह और सही सलाह। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश चौधरी, जो कि गेस्ट्रो सर्जन हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से आज। तो गुड इवनिंग सर एंड थैंक यू सो मच कि आज आप आए, अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया आपने, और बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास शो जिसका नाम है टॉप फॉर हेल्थ शो। और जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया कि आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दिनेश चौधरी। तो सर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी, मेन टॉपिक्स पे आने से पहले, कि डॉक्टर बनने का सपना, वैसे मैंने आज तक इस शो में ये क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा है, बट मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी जर्नी को बताने का एक मौका जो है सबको मिलना चाहिए, क्योंकि उसी से लोग इंस्पायर होते हैं, उसी को देखकर लोग जो है सही राह चुनते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर बनने का सपना जो है हर बच्चा जो है ये देखता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है और मुश्किलें सामने आती है, कई बैकआउट कर जाते हैं। तो कैसे आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा और क्या मुश्किलें रही इस पूरी राह पे? डॉक्टर बनने का जो सिलसिला था वो काफ़ी पहले शुरू हो गया था। मेरे मामा जी थे, वो डॉक्टर थे, तो उनको देख के हमने भी सपना देखा कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। उसके बाद मैं कुछ तैयारी की और 2007 में मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हुआ। राजस्थान पीएमटी में, ऑल राजस्थान में मेरी 5th रैंक थी उस समय जी। तो उसके बाद में मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ और तब से ये जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। और 2013 में मैंने अपना क्लियर किया MBBS और 2014 से फिर मेरा MS जनरल सर्जरी में सिलेक्शन हो गया। वो मैंने फिर MS जनरल सर्जरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से कंप्लीट किया अपना जी। और MS मेडिकल कॉलेज कंप्लीट करते ही फिर मेरा MCH में सिलेक्शन हो गया। उस टाइम पे कॉमन एंट्रेंस हुआ था, तो उसमें ऑल इंडिया में मेरी 82 रैंक थी। क्या बात है। तो उसमें गैस्ट्रो सर्जरी की जो ब्रांच है वो सबसे ऊंची ब्रांच थी, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया में। बिल्कुल। तो फिर मैंने गैस्ट्रो सर्जरी का चयन किया और RML लखनऊ और अमनोर लोहिया कॉलेज से मैंने अपना MCH कंप्लीट किया। और उसी के दरमियान फिर मेरा सिलेक्शन लीवर ट्रांसप्लांट में फेलोशिप के लिए जिपमर, जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट का है, एम्स के बराबर, एम्स दिल्ली के बराबर, वहाँ से मैंने लीवर की सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट में फेलोशिप की। तो इस तरह से ये 15 साल 2007 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू चला। मतलब एक के बाद एक मौके आपको मिलते गए और आप चौके मारते गए। तो खैर, मतलब बहुत बड़ी जर्नी आपकी रही है, बहुत मेहनत आपने यहाँ तक की है आने के लिए। तो मतलब मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, परिवार वाले लोग, मेरी वाइफ और उन सबका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा जी। तो चलिए, ये तो बात हुई जर्नी की। तो जैसा आपने बताया इतनी सारी चीज़ें आपने की है, तो अभी फिलहाल आपका मेन डेजिग्नेशन है, आप पोस्टेड है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एज अ गैस्ट्रो सर्जन। तो व्हाट इज एग्जैक्टली गैस्ट्रो सर्जन, मतलब क्या आपका काम होता है? जैसे सर्जन हम बेसिकली सुनते हैं कि ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो व्हाट इज गैस्ट्रो सर्जन? गैस्ट्रो सर्जन एक सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्री है सर्जरी के अंदर ही। जैसे जनरल सर्जरी के बाद में आप गैस्ट्रो सर्जरी के अंदर MCH करते हैं, तो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जो बड़े केसेस होते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं जी, जिसमें आपका आहार नाल आ गया, आमाशय आ गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, और जो आपका गुदा द्वार है उसके कैंसर, लीवर के कैंसर और पेंक्रियाज के कैंसर, और इनसे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां जो जनरल सर्जरी वाले ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को हम लोग डील करते हैं जी। बिल्कुल। तो मेन आपका जो है वर्क प्रोसेस ये रहता है। अच्छा, तो चलते हैं हमारे मेन सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज एग्जैक्टली गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है? मतलब हमने सुना है काफ़ी ना कि गैस की दिक्कत काफ़ी लोगों को रहती है, तो उससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि गैस्ट्राइटिस क्या है? गैस्ट्राइटिस बेसिकली गैस जो वर्ड है वो स्टमक के लिए है आपका। गैस्ट्राइटिस मतलब कि स्टमक का इन्फ्लेमेशन, वो कई कारणों से हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे जो मेन कारण रहता है का वो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, या जो एसिड प्रोड्यूस होता है उससे जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं उसको एसिड से, तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। कारण कई हो सकते हैं,
कुछ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, कुछ इम्यून कॉजेज भी हो सकते हैं उसके पीछे। बेसिकली जो लक्षण होते हैं उसमें आपका ऊपरी तरफ का पेट दर्द करना, जलन रहना, खट्टी डकार आना, ये लक्षण रहते हैं। अच्छा, तो काफी बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि काफी लोग कहते हैं कि एसिडिटी और गैस, तो क्या मतलब डिफरेंस है? एसिडिटी और गैस कुछ अलग अलग चीजें हैं या फिर ये दोनों सेम ही चीज है? ऑल ओवर देखा जाए तो सेम ही चीज है। सेम ही चीज है जी। जी। मतलब किस वजह से होती है ये चीज़ें? और काफ़ी लोग कहते हैं कि गैस की दिक्कत मेन मुझे जो है क्योंकि मेरी मम्मी को है या मेरी दादी को है, मेरे दादा को था तो मुझे है, तो क्या ये हेरिडिटिकली मतलब ये चीज़ें होती है या फिर आपकी लाइफस्टाइल पे ये मेनली ये डिपेंड करता है? ऐसा है इसमें कि हेरिडिटरी होते हैं और ही जाते हैं जिसके में परिवार में समस्या होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लेवल वन एविडेंस हमारे पास में नहीं है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये समस्या जाती है जी। जो मुख्य कारण जो होता है गैस्ट्राइटिस का, वो आपकी लाइफ स्टाइल होती है बेसिकली, जिसमें कुछ जो चीज़ें हम लोग कहते हैं कि लोगों को कि आपको नहीं करनी है, जैसे बहुत ज़्यादा चाय पीना, कॉफ़ी पीना, अल्कोहल, स्मोकिंग, और जो आजकल की जीवन दिनचर्या में देखने को मिलता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अच्छा, स्ट्रेस भी एक मुख्य कारण है गैस्ट्राइटिस का। और उसके बाद में जो आता है वो आपका स्पाइसी फूड जो लेते हैं आजकल, फास्ट फूड वगैरह, उससे भी ये समस्या होती है। तो आजकल पर ये है कि सिर्फ बड़े लोगों को या फिर सिर्फ ज़्यादा आयु वाले लोगों को नहीं, आजकल छोटे बच्चों को भी गैस की दिक्कत होने लगी है, तो क्या रीज़न मतलब है? आज की लाइफस्टाइल ही आप इसको बोलना चाहेंगे? क्योंकि छोटे बच्चे तो कहीं ना कहीं हम लोग आज की माताएं जो है वो इतना ध्यान नहीं रख पाती है, फिर भी बच्चे इतना मुझे लगता है कि कंज्यूम नहीं करते बाहर का फूड भी, फिर भी उन्हें गैस की दिक्कत आजकल होती है, तो क्या एक रीज़न है बच्चों में भी गैस का? फूड क्वालिटी जो धीरे धीरे गिर रही है, एक तो कारण वो है। बाकी दूसरा, बच्चों में आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ को लेके कंपटीशन वगैरह भी हो रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। स्ट्रेस कारण आप बता रहे हैं कि स्ट्रेस जो है वो मेन कारण है गैस होने का। रिसेंटली यही है, राइट। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि गैस होने का कारण तो आपने बताया, कैसे बचा जा सकता है गैस? मतलब ये प्रॉब्लम जो है कौन सी कोई पर्टिकुलर एज है तब शुरू होती है, या फिर आप कहेंगे कि अगर आपका लाइफस्टाइल ही खराब है तो ये प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है? उससे बचा कैसे जा सकता है? क्या आप अवॉइड करें या क्या आप ऐसा मतलब हेल्थी डाइट तो सब लोग को पता ही है कि क्या है क्या नहीं है, बट आप सही मायने में क्या हेल्दी डाइट है, आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। अगर इस तरह से सोचा जाए दिनचर्या के बारे में, तो आप सुबह अच्छी तरह से पहले तो नींद दीजिए, स्ट्रेस फ्री, जो आपकी 6 घंटे या 8 घंटे की जैसी भी आप नींद लेते हैं। उसके बाद में सुबह वॉकिंग के साथ शुरू करिए अपना दिन, ठीक है ना। कुछ हल्का फुल्का फूड नाश्ता करिए, बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह मिक्स मत करिए उसके अंदर। और उसके बाद में जो स्ट्रेस की चीज़ें हैं उससे दूर रहिए, और आपको अपने डाइट के अंदर फाइबर को हमेशा बढ़ाना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड आ गए हैं आजकल, तो फाइबर हमारी डाइट से बिल्कुल गायब ही हो गया। फाइबर कंज्यूम करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि आप सैलड्स वगैरह को इम्प्रूव करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए जी। यही कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। स्ट्रेस से और गैस की दिक्कत से भी हम लोग बच सकते हैं। कुछ योगा करके, मेडिटेशन करके, ये भी चीज़ें हेल्प करती है स्ट्रेस को कम करने में। तो स्ट्रेस कम होगा तो गैस की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, आपके कहने का यही मतलब है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि जैसा आपने बताया कि बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस आप सॉल्व करते हैं कैंसर से रिलेटेड, तो कैंसर जो है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और लोगों में बहुत ज़्यादा एक वो भय पैदा करने वाली भी बीमारी है कि कहीं ना कहीं किसी के भी इंडिकेट होता है कि कैंसर हो गया है तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो क्या कैंसर इतनी बड़ी चीज़ है जितना लोग मानते हैं, और क्या कैंसर का इलाज संभव है? इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि कैंसर एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारे कैंसर्स आते हैं। जो हम लोग डील करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर से डील करते हैं, लीवर कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, जैसे मैंने पहले बताया। तो कैंसर का इलाज डेफिनेटली संभव है, लेकिन किस स्टेज में वो डायग्नोस होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक का कैंसर है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज 4 का कैंसर है तब उसमें आप क्योर नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरा पेशेंट पूरा कभी ठीक नहीं होगा।
लेकिन उसकी जो जीवन है उसको थोड़ा सा लंबा करने के लिए हमारे पास में तरीके हैं। कीमोथेरेपी दे सकते हैं, पैलिएटिव मेडिसिन दे सकते हैं, तो जो बचा हुआ जीवन है उसको लंबा किया जा सकता है। लेकिन स्टेज 4 का अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इलाज संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, मैं काफ़ी सरलीकरण कर रहा हूँ, लेकिन अगर लेहमैन की भाषा में बात करें तो इन 3 स्टेज तक हम इलाज कर सकते हैं, संपूर्ण इलाज संभव है। जी, तो कैंसर की इस टॉपिक पर बात और चर्चा जारी रहेगी। यहाँ वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। स्पेशल शो जिसका नाम है टॉक फॉर हेल्थ। आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कैंसर के बारे में, तो सर कैंसर का इलाज जो है वो किस किस मोड से होता है और कैसे संभव है? मतलब जैसा आपने बताया कि कैंसर का इलाज पहला या दूसरा या तीसरा स्टेज में अगर डायग्नोस होता है तो पूरी तरह से संभव है। 4th स्टेज में आपने बताया कि उसको हम क्योर कर सकते हैं पर पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं। तो अगर दूसरा क्वेश्चन मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे संभव है कैंसर का इलाज? हाँ, मोटे तौर पे 3 मोड होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहला मोड होता है सर्जरी, जो हम लोग करते हैं। जो भी कैंसर का टिश्यू है आपकी बॉडी के अंदर, उस कैंसर के टिश्यू को और उसके आसपास की जो लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं उन सबको एक साथ में एन ब्लॉक हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं बॉडी से। तो ये सबसे मेन मोड है और इसी तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर के कण होते हैं जो शरीर के और भागों में फैलते होते हैं, उनको हम सर्जरी से रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते। तो उसके लिए फिर जो थेरेपी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, जो आपकी नसों के अंदर लगाई जाती है और वो कैंसर के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। तीसरा मोड जाता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हमने जिस ऑर्गन का कैंसर है उस ऑर्गन के बेड को, कैंसर तो हमने रिमूव कर दिया, उस ऑर्गन के बेड को अगर कुछ कैंसर के कण नहीं रह जाए तो उसके ऊपर कुछ विशेष तरह की किरणें गिराते हैं जो कि उन कैंसर कोशिकाओं को वहाँ से नष्ट कर देते हैं। बाकी बचा हुआ जो इन्फेक्शन है उसको वो नष्ट कर देते हैं। तो सर्जरी जो कि मेजर है, सबसे ज़रूरी मुद्दा है, उसके बाद में कीमोथेरेपी और उसके बाद में रेडियोथेरेपी। कुछ कैंसर्स केवल कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिन कैंसर को मैं डील करता हूँ उसमें मुख्य रूप से सर्जरी ही इलाज है कैंसर का। सर्जरी ही इलाज है। तो जैसा कि हमारे भारत में वैसे तो काफ़ी सारी सुविधाएं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कैंसर का इलाज जो संभव है कैसे संभव हो भी आपने मुझे बताया। कितना क्या खर्चा आता है एक आम आदमी को अगर कैंसर का इलाज करवाना हो तो कैसे संभव है? मतलब कैसे वो कितने रुपए तक में जो है कैंसर का इलाज संभव है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब चरणों से पेशेंट को गुजरना पड़ता है। कई बार इन तीनों मॉडलिटी को हमको यूज़ करना पड़ता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो अगर वही पेशेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाता है या फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करवाता है, तो चलो हम यहाँ पे आहार नाल की कैंसर की बात कर लेते हैं। तो आहार नाल की कैंसर का इलाज 10 लाख 12 लाख तक चला जाता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन वही सुविधा उसी तीनों मॉडलिटीज़ के अंदर सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी और अगर जरूरी हो तो रेडियोथेरेपी, उसका इलाज हम लोग अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है, उसके अंतर्गत एकदम निःशुल्क कर रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें सब कुछ दे रहे हैं हम लोग। सर्जरी भी कर रहे हैं, कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं, रेडियोथेरेपी भी दे रहे हैं, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, कई बार ICU केयर, वेंटिलेटर केयर, सब कुछ उसी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि दर्शकों हमारे डॉक्टर दिनेश चौधरी ने बताया कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जोधपुर में, तो उन्होंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कैंसर का इलाज यहाँ पर संभव है। तो वैसे तो सभी लोगों को पता है कि आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधाएं दी है, ऐसी बहुत सारी बीमा योजनाएं हैं, पर आप अपने आसपास वालों को भी इस चीज़ से अवेयर कर सकते हैं
कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एमजीएच हॉस्पिटल जो हमारा महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर का इलाज संभव है। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोगों में ऐसी काफ़ी भ्रांतियां हैं कैंसर से लेकर ही कि कैंसर का इलाज तो संभव है, पर कैंसर का इलाज एक बार शुरू करने पर कैंसर और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या ये बात सही है? ये मिसनोमर है बेसिकली। लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैंसर तो बढ़ता रहता है अपनी जगह पे, तो उसको छेड़ने से और बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होता जी। कुछ मैं ये कहूँगा कि कई बार कैंसर पूरा नहीं निकल पाता है क्योंकि खून की नलियों को जकड़ा हुआ होता है उसने। उस परिस्थिति में वैसे तो डॉक्टर्स को पहले पता लग जाता है, लेकिन कई बार हम उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो फिर लोग वापस आते हैं कि कैंसर वापस आ गया, फिर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो वो कैंसर जो बचा हुआ कैंसर है वही वापस फैल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको एन ब्लॉक निकाल देते हैं आसपास की लिम्फोग्राफियों के साथ में और उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी भी देते हैं, तो मुख्य रूप से कैंसर वापस नहीं फैलता है। तो ये भ्रांति है बिल्कुल भी कि छेड़ने से ज़्यादा फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर ग्रेड 4 का कैंसर है तो उसमें आप कुछ भी करके पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे, थोड़ी सी लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 के जो कैंसर हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसका इलाज संभव होता है और इलाज कराने से या सर्जरी कराने से कैंसर और नहीं फैलता। तो कितने परसेंट पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कैंसर जो है एक बार क्योर करने के बाद फिर से जो है हो जाए? ये मैडम स्टेज से पता ही डिपेंड है। जब हम लोग पूरा एम ब्लॉक जो ट्यूमर होता है उसको निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं, उसमें टीएनएम स्टेज आती है। उस टीएनएम स्टेज में ट्यूमर का क्या मार्जिन कितना है, उसके जो मार्जिन हमने निकाले हैं उसमें कैंसर है कि नहीं है, लिम्फोग्राफियों में कितना फैला हुआ है, उस स्टेज के हिसाब से प्रोग्नोसिस डिसाइड होता है जी। कुछ लोगों का प्रोग्नोसिस स्टेज 1 और स्टेज 2 में बहुत बेटर रहता है, उसमें कभी वापस कैंसर आता नहीं है जी। स्टेज 3 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है जी। तो जहाँ पे कैंसर डायग्नोज होने की बात है कि इंडिकेशन क्या होता है कि अब पेशेंट को कैंसर हो गया। काफ़ी बार ऐसा पता चलता है कि मतलब बिल्कुल स्वस्थ है, वो हंसते खेलते थे और उन्हें 4th स्टेज में जो है कैंसर डायग्नोज हुआ है कि उन्हें कैंसर था। तो ऐसा कोई मेन सिम्टम कैंसर का नहीं अभी तक कुछ ऐसा हो पाया है कि इस आदमी को कैंसर है, कि हंसता खेलता आदमी को नहीं पता है कि मुझे कैंसर है, या मान लीजिए हमारे साथ में कोई बात कर रहा है और उन्हें भी नहीं पता है कि मैं एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, बट एक जो कहते हैं कि महीने का एक रूटीन चेकअप है, उसको लेकर आज अभी भी लोग इतने अवेयर नहीं हैं। तो क्या आप सलाह एक हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे और आप क्या बताना चाहेंगे कि पहले स्टेज में क्या एक ऐसे इंडिकेशन या क्या ऐसे सिम्टम जो है कैंसर के दिख सकते हैं? काफ़ी सारे कैंसर्स का अनफॉर्चुनेटली हम लोग पहले पता नहीं लगा पाते हैं। जो ब्लड रिपोर्ट्स रूटीन हेल्थ चेकअप में कराते हैं उस पर वो नहीं आते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोगों को हम नहीं बचा पाते हैं क्योंकि वो स्टेज 4 में ही डायग्नोसिस होता है उनका। लेकिन काफ़ी लक्षण ऐसे हैं जो कि बहुत पहले आ जाते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि अगर पेंक्रियाज का कैंसर है तो आँखों में अगर पीलापन आ रहा है, आपको जॉन्डिस हो रहा है, तो उसको तुरंत आपको डॉक्टर को सूचित करना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। वो कैंसर हो सकता है, काफ़ी बड़ा कैंसर हो सकता है। बाकी अगर किसी को खाना निकलने में परेशानी आ रही है या फिर उल्टी के अंदर खून आ रहा है, तो ये आहार नाल के और आमाशय के कैंसर की निशानी है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और किसी को अगर लैट्रिन में फ्लैश ब्लीडिंग होती है वो तो हेमरोइड और पाइल की वजह से होती है, लेकिन अगर काले कलर की लैट्रिन आ रही है, उसके स्टूल में कालापन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस सिम्टम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका वेट रिडक्शन हो रहा है, बहुत कम टाइम में बहुत तेज़ी से वेट रिड्यूस हो रहा है, जो कि आप अनइंटेंशनल है, आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो रहा है, तब आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। भूख लगना एकाएक से कम हो गया आपके अंदर, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है जी। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं, बड़े रीजंस आपने सिम्टम्स बताए। बाकी हर जगह की कैंसर का अलग लक्षण हो सकता है जी। आपने जो है अंदर आमाशय और जो पेट से रिलेटेड, यानी जो कहते हैं कि पाचन क्रिया से रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, उनके आपने सिम्टम्स मेन हमें बताए हैं जी जी। तो आपने वैसे तो हमें तीनों पद्धतियां बताई है कैंसर से रिलेटेड, तो मतलब अलग अलग कैंसर में अलग अलग पद्धति यूज होती है। कई बार हमको कंबाइन भी करना पड़ता है तीनों को जी जी, तीनों को कंबाइन भी करना पड़ता है। तो आप एक दर्शकों को कैंसर से रिलेटेड मतलब क्या एक ऐसी सलाह देंगे कि
मतलब और कैंसर का सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि मेन रीज़न क्या हो सकता है कैंसर होने का? मैम कुछ लाइफ स्टाइल है, जैसे स्मोकिंग है, उसमें लंग कैंसर की संभावना ज़्यादा रहती है। और हमारे अगर जीआई की बात करूँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम की बात करूँ, तो जो ईसोफेगस है, जो आपके आहार नाल है, उसकी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपके अल्कोहल की वजह से आपके लीवर की कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सिरोसिस के बाद में लीवर में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। और कुछ कैंसर जो होते हैं वो फैमिली से आते हैं, आपकी हेरिडिटी में आते हैं, जो कि फैमिली दर फैमिली चलते हैं जेनेटिक्स की वजह से। लेकिन बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि 50% से ज़्यादा, जिसमें पेशेंट में कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होती, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन फिर भी कैंसर आया, तो वो अनअवॉइडेबल है। ओके, उसको आप नहीं रोक सकते। मतलब जो जिसके कैंसर लिखा है उसको तो होना ही है। मतलब उसमें फिर आप यही है कि अर्ली स्टेज में अगर वो डायग्नोस हो जाए और उसका कंप्लीट क्योर हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। राइट। गैस के बाद में काफ़ी एक कॉमन विषय जो है मैंने सुना है, कॉमन या फिर ये कह लीजिए बीमारी की, गैस के बाद में अल्सर जो है, अल्सर हो गया है, हम सुनते हैं काफ़ी। तो क्या अल्सर क्या चीज़ है? मतलब ये दोनों चीज़ें, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर, ये इसको कंबाइन करके हम लोग एसिड पेप्टिक डिजीज बोलते हैं कि जो आपका एसिड है वो आपकी म्यूकोसा को डैमेज कर रहा है। अगर वो म्यूकोसा को कम डैमेज कर रहा है तो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स होंगे। गैस्ट्राइटिस के और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया इम्यून कॉज हो सकते हैं या फिर किसी इन्फेक्शन का कॉज भी हो सकता है। अगर वही एसिड म्यूकोसा को ज़्यादा डैमेज करता है तो वहीं पे अल्सर बन जाते हैं। तो स्टमक के अंदर बन सकते हैं, आपकी स्मॉल बाउल के अंदर बन सकते हैं। जो स्टमक के अंदर बनते हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स, जो कि कई बार कैंसर में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। और दूसरा होता है डुडेनल अल्सर्स। तो दो तरह के अल्सर्स होते हैं। ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम रहता है आपको, कि आपको एसिड प्रोडक्शन को कम करना होता है, बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे मेन जो है मुद्दा वो यही है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। मतलब वो कहते हैं कि आधी बीमारी इंसान की पेट से ही शुरू होती है। तो अगर आपका पेट सही नहीं है, अगर आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है, तो कुछ भी सही नहीं हो सकता है। और काफ़ी बार पर मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकल भी चीज़ें काम करती है, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पेट आज ठीक नहीं है या फिर मेरा ये खाने से पेट सही नहीं रहेगा, तो इस बात पे क्या आपकी टिप्पणी है या क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? काफ़ी जो मेरे मित्र हैं शायद मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जो पेशेंट हमारे पास में आता है तो हम कई बार उसको लेबल करते हैं फंक्शनल, कि इसका दिमाग में कुछ दिक्कत होगी, पेट में तो कुछ दिक्कत है नहीं इसके। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर पेशेंट डॉक्टर के पास में आ रहा है तो हमें सिम्टम्स ढूंढने चाहिए, और कुछ ना कुछ पेशेंट को परेशानी होती है तभी आता है। तो फंक्शनल मैं लास्ट में रखना चाहूँगा। कुछ ना कुछ आप अगर डायग्नोसिस कराएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल ही आती है। तो मतलब मेन जो है दिमाग का खेल तो है ही, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो पेशेंट को डायग्नोस करनी चाहिए, डॉक्टर्स को। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इतनी सारी हमें जो चीज़ें नहीं पता थी हमारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जो है यूज़फुल चीज़ें आपने बताई। लास्ट में एक मैसेज आप हमें क्या देना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर का इलाज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर की बात करूँगा मैं, जो आपके आहार नाल के और पाचन क्रिया से संबंधित कैंसर हैं, उनका इलाज संभव है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो आप इलाज करवा लीजिए, और कैंसर छेड़ने से फैलता नहीं है। कैंसर छेड़ने से फैलता नहीं है, और आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल जो है सबसे पहले वो ठीक करनी है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, ये हम सभी लोग सुनते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप मस्त हैं, और आपका जीवन भी मस्त रहेगा अगर आप स्वस्थ रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, और इतनी यूज़फुल चीज़ें बताने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इसी तरह से और उपयोगी जानकारियाँ जोड़ने के लिए यानी देखने के लिए आप जुड़े रहिए द न्यूज़ वर्ड के साथ। थैंक यू सो मच।